What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easier. So guys, आज की क्लास में हम इंडियन इकोनॉमी के बचे हुए पार्ट को आगे करेंगे। मेक श्योर कि आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली होगी, उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आए होगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो कराने वाला हूँ वो पार्ट होगा इंडियन इकोनॉमी में जब इंडिपेंडेंस के टाइम पर एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा होता था हमारा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा होता था और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता था। और जनरली सीबीएसई बोर्ड में इन्हीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो हो जाती है आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को टिल एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सो गाइस, बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ऑल टॉपिक, मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि अगर आप लोग या आफ्टर 12th पे कोई भी ऐसे भाई बंधु हैं या कोई भी ऐसा फ्रेंड है जो क्लैट की तैयारी कर रहा है, क्लैट का मतलब कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके एग्जाम 2021 के अंदर है, तो उन सभी लोगों के लिए मैं बता दूं कि अनअकैडमी उनके लिए लेकर आए कि स्पेशल बैच जो कि 19 दिसंबर को शुरू होगा। जी हां दोस्तों, बस 3 दिन और रह गए हैं। 19 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। और जानते हो सबसे खास बात इस बैच की ये है कि इस बैच के अंदर जो आपको एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं वो सारे के सारे खुद ऑल ओवर इंडिया रैंक होल्डर्स हैं, यानी उन्होंने खुद ने इस एग्जाम के अंदर क्रैक करके एक रैंक हासिल की है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे ये सारे वो टॉप एडुकेटर्स हैं, जैसे आपके जतिन लालवानी सर हैं, इनकी खुद की रैंक ऑल ओवर इंडिया 54 आई है। दिव्या कुमार गर्ग हैं, इनकी खुद की रैंक ऑल ओवर इंडिया 60 आई है। मानव सर हैं, इनकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 20 आई है। और प्रियांशु जैन है, इनकी ऑल ओवर इंडिया रैंक 35 आई है। तो ये सारे वो टॉप एडुकेटर्स हैं जिन्होंने खुद ने रैंक हासिल की है। दोस्तों रैंक हासिल करना इतना आसान काम नहीं होता। इट मींस इन्होंने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी फ्रेम की होगी, इस तरीके से पढ़ाई की होगी, स्मार्ट वर्क भी किया होगा, हार्ड वर्क भी किया होगा। तो वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे अगर आप इनसे क्लासेस लेते हैं। तो फर्दर डिटेल के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसको क्लिक करके जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी जान सकते हैं। और जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे जो आपका सरफेस है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा पूरा, ठीक है। आपको क्लैट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके का नजर आएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट और क्विज भी होते हैं, स्ट्रक्चरल कोर्सेज भी है इसमें और अनलिमिटेड एक्सेस है, जिससे आप एक वीडियो को कई बार देख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इनकी लाइव क्लासेस के भी शेड्यूल्स आपको दे रखे हैं कि लाइव क्लासेस कौन सी चल रही है। और नीचे आएंगे तो ये आपके टॉप एडुकेटर्स दे रखे हैं, ये वो बैचेस हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। और नीचे आएंगे तो आपको इस तरीके का पूरा जो इंटरफेस है, पूरा जो स्ट्रक्चर है इनकी वेबसाइट का, वो पूरा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस वगैरह हर चीज आपको इनकी इस में मिल जाएगी। फिर जब आप ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इनके सब्सक्रिप्शन ऐसे 1 महीने का 5,000 का है, 3 महीने का 12,500 है, 6 महीने का 20,000 का है, 12 महीने का 25,000 का, 24 महीने का 30,000 का। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो क्लैट 10 पे क्लैट 10 टाइप कर दो। जैसे आप क्लैट 10 टाइप करोगे तुरंत आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपके सिलेबस में लग जाएगी 4 चांद और आपके लिए भी बहुत अफोर्डेबल होगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनका 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 3 महीने का लेना चाहते हो, 6 महीने का, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप ले सकते हैं। वीडियो का मतलब इस पूरे के जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। What's up everyone, welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easier. So guys, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर इफ आई कैन डू कैसा था। इफ आई कैन डू मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था और हमारा फॉरेन सेक्टर कैसा था, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। याद है वो 6 पॉइंट हमने किए थे। जी हाँ, तो आज हम उन्हीं 6 पॉइंट का डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का। दोस्तों जानते हो ये पहले 2-3 पॉइंट्स हैं, ये थोड़े से बड़े बड़े हैं, उसके बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आराम से जल्दी से निपट जाएंगे। बट क्या होता है कि एग्जाम के अंदर एग्रीकल्चर वाले पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मेरा मेन फोकस जो होगा ना वो एग्रीकल्चर वाला पार्ट होगा और इसी को हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है वीडियो की थोड़ी सी लेंथ एग्रीकल्चर पे ज्यादा लगे और बाकी पे कम लगे, तो गुस्सा मत होना, क्योंकि आपको पता है हम हमेशा उस चीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं कि जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था कैसा नहीं था, ये सारी की सारी चीजें। तो एक बात बताओ, आप जानते हो मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन या बोलो मोर देन 2/3 पॉपुलेशन
आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी बिफोर इंडिपेंडेंस या कह लो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। तो हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था? एग्रीकल्चर था। क्या कभी आपके दिमाग में आया ये चीज कि आखिर एग्रीकल्चर ही क्यों था, बाकी सेक्टर्स क्यों नहीं थे? भाई सेक्टर तो और भी थे ना, बट एग्रीकल्चर ही क्यों था? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, सिर्फ एग्रीकल्चर ही क्यों? हमारे पास तो और भी चीजें होंगी ना करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, नहीं थी और चीजें करने के लिए, क्योंकि उन दिनों पर हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो उतना ज्यादा नहीं हुआ था। रीजन है उसके पीछे कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, हम वही आउटडेटेड वाले लोग थे, हम आउटडेटेड चीजें ही सोचा करते थे, हमारे लिए वही अपडेटेड होती थी, आउटडेटेड चीजें ही। हमें लगता था कि जीने का मतलब है गाय भैंस घोड़ा बकरी ये सारी चीजें हो। और जानते हो उन दिनों पर देखो, मैं सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं, ये मत समझना सर आपकी थिंकिंग ऐसे, नो यार ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि आपको समझाना मेरा कर्तव्य बनता है। तो ऐसे अगर मैं एग्जांपल्स लूंगा तो उन्हें एग्जांपल तक रहने देना, बाकी कमेंट बॉक्स में ये हेटर कमेंट मत करना सर आपकी सोच ऐसी है वैसी है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल कुछ ऐसी, जब पहले जमाने में शादियां होती थी ना, तो उस टाइम पर दहेज में भी भैंसें दी जाती थी। ये आपने बिल्कुल सही सुना। मेरे पास कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। इवन मेरे अपने दादाजी जब मुझसे बात करते हैं, अभी भी करते हैं, तो मैं कभी भी पूछ देता हूँ कि दादाजी जब आपकी शादी हुई थी तो आपने क्या लिया था? तो वो कहते हैं हमें 2 भैंसें मिली थी। मतलब देखो जोक्स अपार्ट, लेकिन है ये रियलिटी। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, बड़ा अच्छा लगता है। मतलब उनसे बात करना मतलब इंडियन इकोनॉमी है। और आपको सच बताओ ना, मेजर चीजें मैंने खुद उनसे सीखी है। मतलब कहता ना कि हर बंदे से जब आप बात करो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मुझे उनमें इंडियन इकोनॉमी की झलक नजर आती है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंस के टाइम पर अलाइव थे। मतलब आज उनकी एज 90 प्लस है, बट हर चीज का उन्हें नॉलेज है। इवन जो मेरे दादाजी के भाई वगैरह रहे हैं, वो सोल्जर रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों से सीधी टक्कर ली है। तो वो बताते हैं कि भाई उस टाइम पर क्या होता था क्या नहीं होता था। तो मैं बेसिकली कानपुर सिटी से बिलोंग करता हूँ। रहता मैं पिछले कई सालों से दिल्ली में ही हूँ, सब कुछ मेरा दिल्ली का ही है, बट कहते हैं ना दादाजी वगैरह मेरे कानपुर में रहते हैं, तो उन्हें पता है कि उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी कॉलोनियल पीरियड के दौरान। तो उनसे मैं बहुत डिस्कस करता हूँ इस टॉपिक पे। तो वही उनका जो एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपसे शेयर करूंगा, और देखना आपको चीजें बहुत समझ आएंगी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों वाली चीजें अलग होती है। तो उन्होंने बताया था कि उस जमाने में उनको दहेज में 2 भैंसें मिली थी। अब एक बात बताओ, 2 भैंसें मिली, उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं रीजन ये होता था कि अगर हम भैंस देंगे तो उससे दूध निकालेंगे, दूध निकालेंगे तो दूध को दूध बना के बेचेंगे, दूध का दही बना के बेचेंगे, दूध का मक्खन बना के बेचेंगे, तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बना रहेगा। अब बात समझना चीजों को, तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बना रहेगा। और अल्टीमेटली आप डायरेक्टली फार्मिंग में नहीं हो, बट इनडायरेक्टली फार्मिंग एक्टिविटी ही कर रहे हो। याद रखना, ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली में फार्मिंग एक्टिविटी ही कर रहे हैं। यानी कि उस टाइम पर जब इंडस्ट्रीज वगैरह थी ही नहीं, तो हमने भी ज्यादा दिमाग नहीं चलाया। हमें भी लगा कि जो हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं वही एक मेन चीज है, बाकी और कुछ होता ही नहीं दुनिया में। समझ रहे हो? तो एग्रीकल्चर ही हमारा मेन मोटिव बन गया था, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना होता, कोई कुछ नहीं, मतलब लगाना होता है बट फिजिकल वर्क थोड़ा ज्यादा होता है। तो बाप वही करेगा, बेटा भी वही करेगा, उसका बेटा का भी वही करेगा। तो ये जो प्रथा है ना, वो चलती आई, जिसके चलते मोर देन 2/3 पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। बोलो ये बात समझ आई है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व थे? अब एक बात सोचो, एग्रीकल्चर में इतना इन्वॉल्व होने के बाद भी हमारे पास इतनी सारी कमियां थी। देखो, कमी नंबर वन है ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। आप जानते हो कि हमारी पॉपुलेशन ह्यूज, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। डिपेंड क्यों थी? सुनो, द मेन पर्पज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज टू गेट द कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा एक काम करूं, इस पूरे को ना पहले मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, फिर आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल सुनो। एग्जांपल ये है कि आप जानते हो इंडिया इज अ हब ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया इज अ हब ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो उनके लिए हब था रॉ मटेरियल। तो अगर हम मान लो इंडियंस, मतलब ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अगर ब्रिटिशर्स इंडियन को ये बताते कि तुम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा फोकस करो, तो जितने भी एग्रीकल्चर करे वो स्विच हो जाते इंडस्ट्रियल पर। और अगर वो इंडस्ट्रियल पे स्विच हो जाते तो भाई एग्रीकल्चर पर कौन ध्यान देता? अब एग्रीकल्चर क्या है ना, उनके लिए एग्रीकल्चर एक रॉ मटेरियल था। जैसे चंदन वुड, भैया चंदन वुड की खेती होगी, अफीम, चरस, गांजा, ये सारी खेती कहाँ होगी? इंडिया में होगी। तो उनके लिए वो क्या है? एज अ रॉ मटेरियल। फिर वो उस रॉ मटेरियल को ब्रिटेन ले जाएंगे, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बना के वो अलग अलग कंट्रीज में उसकी करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे उनका ट्रेड बढ़ेगा। तो वो इंडिया को ना रॉ मटेरियल की तरीके से देखते थे। तो उन्होंने कभी भी हमें मोटिवेट करने की कोशिश नहीं की कि भैया एक काम करो, तुम ना इंडस्ट्रियल सेक्टर पे स्विच हो जाओ। उन्होंने एग्रीकल्चर पर ही हमें डिपेंड बना दिया। अगर एक आधा कोई बंदा इंडियन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर भी रहा हो ना, तो उस पर ह्यूज टैक्सेस लगा के उसकी इंडस्ट्री बेचारे की बंद करवा दी होगी। अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी। तो उन दिनों इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इंडियंस का पूरा डिस्ट्रॉय करवा दिया। किसने? अंग्रेजों ने। तो अल्टीमेटली बचा क्या? एग्रीकल्चर बचा। और हमारी एग्रीकल्चर पर, अब एक बात बताऊं मैं आपको, मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक एग्रीकल्चर लैंड पे पहले मेरे दादाजी काम करते थे। अब उन दादाजी के 3 बेटे, मतलब मेरे पापा, चाचा, ताऊ।
अब उनकी डेथ के बाद अब वही खेत 3 लोगों में बटेगा, अब उनके बाद उनके भी बच्चे होंगे तो वो और डिवाइड होगा। तो सोचो एक खेत पर जब तक 1-2 बंदे काम करते हैं ना तब तक तो सोर्स ऑफ इनकम अच्छी होती है, लेकिन जैसे जैसे वंश आगे बढ़ता जाता है वो खेत छोटा होने लगता है, समझो, तो सोर्स ऑफ इनकम और भी ज्यादा कम होती चली जाती है। दैट्स वाई ह्यूज डिपेंडेंसी और एग्रीकल्चर इज ऑलवेज बैड, इज ऑलवेज बैड। समझ आई? क्या लिखा है? द मेन पर्पज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज टू गेट कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ फॉर इंडस्ट्रीज सेटअप इन ब्रिटेन। मेन कॉलोनियल गवर्नमेंट का क्या था? सेटअप था ब्रिटेन में, जिसके लिए रॉ मटेरियल के लिए कहां से यूज किया जाएगा? इंडिया के एग्रीकल्चर को यूज किया जाएगा। Therefore, they formed the policy to keep the majority of population dependent on agriculture। इस वजह से उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की कि बंदा इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर जा ही ना पाए। वो किस में ट्रैप में बना रहे? एग्रीकल्चर में बना रहे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अभी लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? यहां क्या लिखा है छोड़ दो, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सुनो। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। एक होता है जमींदारी सिस्टम, एक होता है महलवाड़ी सिस्टम और एक होता है रैयतवाड़ी सिस्टम। मैं तीनों सिस्टम आपको बताऊंगा और मेरे इस एग्जांपल को आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ मेरे पास ये छोटी सी जगह है, मैं इस जगह पर समझाऊंगा और आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, वो बात क्या है कि जैसे क्या होता था ना कि हमारे ये फार्मर्स हैं, ये फार्मर भाई हमारे हैं, तो क्या कहा गया फार्मर्स को कि भाई ऐसा है, तुम अपनी लैंड जो है वो इस व्यक्ति को, तुम में से एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति को सेल कर दो। फार्मर्स कहते थे हम नहीं करेंगे सेल, तो अंग्रेज क्या बोलते थे? नहीं करोगे सेल, कोई बात नहीं, हम तुमसे जबरदस्ती सेल करवा लेंगे, अंगूठा साइन करवा लेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। और करवा भी लेते थे। और फिर वो इनकी लैंड पर कब्जा किसका करवा देता था? इस बंदे का। और इस बंदे का नाम दे दिया जाता था जमींदार। क्या नाम दिया जाता था? जमींदार। अब कहा जाता था यहाँ पर ये जो अंग्रेज है, ठीक है, ये अंग्रेज लोग हैं, मान लो ये अंग्रेज है, ठीक है, इस अंग्रेज ने बोला कि भाई सुन जमींदार, तू क्या करेगा कि ये फार्मर जितना भी प्रोड्यूस उगाएंगे, जितना भी प्रोड्यूस उगाएंगे उसका 11th पार्ट जो 11वां हिस्सा होगा वो तू इनसे लेकर आ जाएगा। क्या होगा? लेकर आ जाएगा। और जितना हिस्सा तू लेकर आएगा उसका 1/11वां तेरा हिस्सा होगा और 10/11वां हिस्सा हमें डिपॉजिट करवा देगा। तो ध्यान देना, ये जिम्मेदारी किसको दी? जमींदार को दी। और जमींदार भी कौन था? इंडियन था, कोई और नहीं था बल्कि इंडियन था। तो इन फार्मर्स की लैंड का ऑनरशिप किसको बना दिया गया? जमींदार को। अब जमींदार अपनी लैंड पर इन किसानों से काम कराता था और कहता था क्योंकि तुम मेरी लैंड पर काम कर रहे हो इस वजह से तुम्हें अपनी प्रोड्यूस का इतना हिस्सा हमें देना पड़ेगा। और जितना हिस्सा मिलता था उसका 1/11 वो खुद कमीशन के रूप में रखता था और बचा हुआ 10-11 पार्ट वो अंग्रेजों को दे देता था एज अ लगान के रूप में। आई बात समझ रहे? एंड दिस सिस्टम इज पॉपुलरली नोन एज जमींदारी सिस्टम। इसी सिस्टम को क्या बोला गया? जमींदारी सिस्टम बोला गया। आप लोगों ने लगान मूवी देखी है? अगर नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना, वो 2-2.5 घंटे की मूवी है, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें लगान मूवी में साफ साफ देखा जा रहा है कि आमिर खान ने गुहार की है कि इस साल हमें लॉस हुआ है तो प्लीज जो हमारा कर है या जो लगान है वो हमारा माफ कर दिया जाए। बट वो माफ नहीं करते, कहते हैं अगर तुम्हें माफ करवाना है तो हमारे साथ मैच खेलो और अगले 2 साल का माफ कर दिया जाएगा। और अब जानते हो मैच में हम ही जीत गए, जबकि हमें पता भी था। वहां से क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, समझ आई बात? तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। अब एक काम करते हैं, पहले जमींदारी सिस्टम पढ़ा दूं फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। ये सर बिल्कुल, और मैं तीनों सिस्टम ना बिल्कुल दिमाग में सेट कर दूंगा, टेंशन मत लेना। पूरी इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल ऐसे दिमाग में सेट कर दूंगा, ये वादा है मेरे पास। मेरे साथ साथ चलते रहना और मेरे साथ बनाए रखना। आओ इधर, लैंड सेटलमेंट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब ये मत पूछा कॉलोनियल रूल क्या होता है, कमेंट करके बताओ जरा। आयशा पांचाल कमेंट करके बताओ, ठीक है। और एक और है, मुझे उनका नाम भी याद है, मनीषा नाम है, और एक और है। ये 3 लोग तो इतने दबा के कमेंट करते हैं, मुझे नाम भी याद हो गया, अभी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, मुझे याद है उनके भी नाम। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल 3 मेजर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। कॉलोनियल रूल के दौरान 3 सिस्टम होते थे लैंड रेवेन्यू के। कौन कौन से? जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी सिस्टम। देखो जमींदारी सिस्टम में क्या है, अंडर जमींदारी सिस्टम जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ ऑनर ऑफ लैंड। अभी बताया था ना कि जमींदार को ऑनर बना दिया था लैंड का। दे वर गिवन राइट्स टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम फार्मर, और उसको अधिकार दे दिया जाता था कि तुम फार्मर से रेंट मतलब लगान वसूल करोगे प्रोड्यूस के रूप में। अमाउंट कलेक्टेड बाय जमींदार फ्रॉम फार्मर्स वाज डिपॉजिटेड टू कॉलोनियल गवर्नमेंट। और जितना तुम लगान कलेक्ट करोगे उसको तुम्हें कहां डिपॉजिट करना है? कॉलोनियल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है। आफ्टर कीपिंग ऑन शेयर, और अपना हिस्सा तुम रख सकते हो। और आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, 1/11 हिस्सा जमींदार का होता था और 10/11 हिस्सा वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देता था। बोलो जमींदारी सिस्टम से बना है। अब एक बात तो, एक इंसान बेचारा मेहनत करके प्रोड्यूस उगा रहा है और उसमें से भी तुम लगान ले रहे हो। मान लो कभी किसी साल प्रोड्यूस नहीं उगा पाई या कम हो गई तो भी हमें लगान देना है, तो सोचो कितना गलत है ये।
एक फार्मर के पेट पे कितनी बड़ी लात पड़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होगा, डाउनफॉल में जाएगा, रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही कहा। चलो अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब जमींदारी के बाद अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रैयतवाड़ी सिस्टम। अब रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ, अब देखो भाई अंग्रेजों का दिमाग तो भाई साहब पूछो मत क्या चलता था। अंग्रेजों ने कहा यार ये जो जमींदार है ना, हमने इसको अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन यार ये 1/11 हिस्सा हमें देना पड़ता है, हम नहीं चाहते इसको 1/11 हिस्सा भी दें। ले बेटा तुम्हें फ्री फंड का 10/11 मिल रहा है, वो भी तुम्हें मतलब कम लग रहा है, मतलब 1/11 अगर तुम दे भी रहे हो किसी बंदे को काम करने के, तो वो भी तुम्हें मतलब दिल पे लग रहा है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा फार्मर्स तुम एक काम करो, जो लैंड तुम्हारी है वो तुम्हारी है, यानी फार्मर को बोला तुम्हारी लैंड तुम्हारे ही नाम है, हम किसी और के नाम नहीं करेंगे, बस तुम क्या करना, ये जो हम है, हम मतलब कॉलोनियल गवर्नमेंट है, तुम जितना प्रोड्यूस होगा उसका एक सर्टेन अमाउंट तुम हमें प्रोड्यूस के रूप में दे देना, मतलब टैक्स के रूप में दे देना। अब की बार फार्मर ही उसके रियल ऑनर है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, तो जो 1/11 हिस्सा था वो भी इनका बच गया, वो भी डायरेक्टली इनके, मतलब देख रहे हो कितने लोग मतलब कंगाल लोग थे। अभी मुझे मिल जाए कोई एक आधा बंदा सीपी में घूमता हो, बताओ मैं उसे ध्यान देना। और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, बोलो रैयतवाड़ी सिस्टम। आओ देखो रैयतवाड़ी सिस्टम, ऑनरशिप राइट ऑफ लैंड वर प्रोवाइडेड टू फार्मर, नाउ ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कलेक्ट लगान। अब क्या था इस सिस्टम में, जो ऑनरशिप राइट है लैंड का वो अभी भी किसके पास है, फार्मर के पास है, और ब्रिटिशर्स डायरेक्टली किससे लगान वसूल कर लेते हैं, फार्मर से। और इस सिस्टम को बोलते हैं रैयतवाड़ी सिस्टम। क्या बोलते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम। अब आपको तो रैयतवाड़ी सिस्टम समझ आया, यस सर बिल्कुल समझ आया। अब मैं आपको कराता हूँ महलवाड़ी सिस्टम, कि महलवाड़ी सिस्टम क्या होता है। मतलब देख रहे हो इनका दिल नहीं दुखता होगा कि ऐसे ऐसे फार्मर से ये लोग पैसे ले रहे हैं। मतलब काश अगर हम जैसे यंग जनरेशन वाले बच्चे उस टाइम वहां पर होते तो लंका लगा देते इनकी 2 मिनटों। हम ऑनलाइन क्लास में टीचर की लंका लगा देते हैं, तो ये क्या बड़ी चीज़ है, बोलो लगाते नहीं लगाते हो। मैंने देखे कई सारे ऐसे जिसमें ऑनलाइन क्लास चल रही है और पीछे से गाने चला रखे हैं, फिर बीच में पूछता है मैडम आप पढ़ा रही हो। मैंने ऐसे कई मेम्स देखे हैं। तो मतलब जब तुम इतना दिमाग लगा सकते हो, तो मैं सोचता हूँ काश अगर तुम उस जमाने में होते पैदा तो क्या करते तुम लोग आओ इधर। चलो अब बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम की। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता है, जैसे एक गांव होते हैं, ये मान लो ये एक गांव हो गया, ये दूसरा गांव, एक घर नहीं ये गांव है। तो क्या होता है, छोटे छोटे 3-4 गांव होते थे ना, इनको मिला के हम एक महल बना देते थे। मतलब प्रैक्टिकली नहीं बट वैसे बोलते थे एक महल। अब इस गांव का जो मेन मुखिया होता है ना, उस मुखिया को बोला जाता है कि भाई एक काम करो, तुम्हारे इस गांव के अंदर जितनी भी प्रोड्यूस होगी उसका एक सर्टेन अमाउंट तुम हर महीने किसके पास, कॉलोनियल गवर्नमेंट के पास जाओगे, क्या करने, डिपॉजिट करने। और ये किसको दिया जाता था, गांव का जो मेन बंदा होता था उसको, जैसे आज सरपंच वगैरह होते हैं उनको बोल दिया जाता है। और 2-3 गांव को मिक्सअप करके एक महल बना दिया जाता है, इसलिए इस सिस्टम का नाम रखा गया महलवाड़ी सिस्टम। क्या रखा गया, महलवाड़ी सिस्टम, क्योंकि छोटे छोटे गाँव होते थे तो 2-3 गाँव को मिला के एक महल बोल दिया जाता था। ठीक है, पढ़ो। द लैंड इज डिवाइडेड इंटू महल्स। हम जो लैंड होती थी या जो गांव होते थे उनको महल्स में डिवाइड कर देते थे। ईच महल कंप्राइज 1 और मोर विलेज, और एक महल में एक से ज्यादा गांव आते थे। द विलेज कमेटी वॉज रिस्पॉन्सिबल। अब इन विलेज की जो कमेटी का जो मेंबर होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स, और बाद में ये टैक्स किसको दे दिया जाएगा, किसको, जो इसका कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसको दे दिया जाएगा। अब बताओ आपने 3 तरीके से टैक्स कर लिया, मतलब कहीं भी हमें छोड़ा नहीं है। तो बताओ एग्रीकल्चर में इंसान कमाएगा क्या, खाएगा क्या, आप बात समझ रहे हो, तो कुछ भी नहीं बचता था। तो ऐसे में जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है वो और भी ज्यादा डाउनफॉल में आएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बोलो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने पास रेवेन्यू सिस्टम पर, कि रेवेन्यू सिस्टम क्या होता है। देखो रेवेन्यू सिस्टम में क्या होता था, बात को सुना। अभी अपने जमींदारी सिस्टम पढ़ा, जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जमींदार फार्मर्स से जो उनके प्रोड्यूस होती थी वो प्रोड्यूस लेता था एक सर्टेन अमाउंट, और वो उसमें से 1/11 हिस्सा खुद रख के 10/11 हिस्सा किसको दे देता था, अंग्रेजों को दे देता था। अब एक बात बताओ, मान लो कभी किसी साल फार्मर्स ने उतनी अच्छी प्रोड्यूस नहीं उगा पाई, फार्मर्स ने अच्छी प्रोड्यूस नहीं उगा पाई, और फार्मर्स ने क्यों भी प्रोड्यूस उगाई तो वो देगा कहां से प्रोड्यूस, जो टैक्स के रूप में, तो उसने जमींदार को टैक्स नहीं दिया। अब जमींदार क्या करेगा, उसको फोर्स करेगा कि भाई दो। फार्मर कहेगा क्या मैं छाती फाड़ के दे दूं अपनी, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, कहां से दूं मैं, तो जमींदार बड़ी दिक्कत में आ जाता है। अब जमींदार के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो जमींदार अपने खेत में से वो प्रोड्यूस निकाल के किसान उसको दे, कॉलोनियल गवर्नमेंट को दे, या फिर वो वहां जाके खड़ा हो जाए कि भाई साहब ऐसा है कि इस बार किसान लोग दे नहीं रहे। सोचो जब वो ऐसा करता हो तो क्या होता होगा, लेके कोड़े उस जमींदार को मारे जाते थे उन दिनों पर, और कहता था अच्छा तुमसे ये काम भी नहीं हो रहा, निकलो यहाँ से। और बेचारे के जो जमींदारी होता था वो उससे वो हक ही छीन लिया जाता था। तो जमींदार बड़ी दिक्कत में, आखिर जमींदार है तो इंडियन ही यार, उसके भी तो सीने में दिल है, उसके भी तो घर परिवार होगा, नहीं होगा, बताओ। वो जमींदार क्या दिल से फार्मर्स को फोर्स करता होगा कि नहीं तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं, उससे तो ये काम करवाया जा रहा है।
क्या करे भाई, इंसान तो इंसान है, अभी कोई मुझ पे भी फोर्सफुली करे तो मुझे भी करना ही पड़ेगा। तो जमींदार को गलत मत समझो, वो भी एक फार्मर हमारी तरह है, बस फर्क इतना है थोड़ा सा उसे दर्जा ज्यादा दे दिया ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए, ये बात याद रखना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू सेटलमेंट। रेवेन्यू सेटलमेंट में क्या है, इट रेफर टू द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस अगेंस्ट द लैंड इन विच जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम के अंदर जो टैक्स की वसूली की जाती है, जमींदार वॉज रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जमींदार होता है। किस चीज के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, किससे, फार्मर से। फार्मर्स से टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट तक देना, कॉलोनियल गवर्नमेंट तक देने का जो पूरा काम धंधा है वो किसका है, किसका है, जमींदार का है। एंड डिपॉजिटिंग द सेम, फार्मर से लेना और उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देना, ठीक है भाई, टू द कॉलोनी। इफ जमींदार वॉज नॉट एबल टू डिपॉजिट, अगर कभी किसी टाइम जमींदार उस चीज को डिपॉजिट नहीं करवा पाया तो क्या होता था, दे वॉज सपोज टू लूज देयर राइट्स अगेंस्ट लैंड, और ऐसे में जमींदार को बेदखल कर दिया जाता था, कहा जाता था अब तुम्हें ये ड्यूटी नहीं दी जाएगी। तो यार जमींदार के भी पेट पे तो लात पड़ा ना, अल्टीमेटली फार्मर्स पे तो पड़ा ही पड़ा, नो डाउट, और जमींदार पे भी पड़ा। तो ऐसे में जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम के थ्रू रेवेन्यू सेटलमेंट था वो भी चौपट हो गया, ओवरऑल एग्रीकल्चर सिस्टम तबाह हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट है लोन ट्रैप्ड। लोन ट्रैप का मतलब, अच्छा ट्रैप का मतलब होता है फंसना, ठीक है। एक बात बताओ, अगर किसी साल बाढ़ सूखा के चलते फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस नहीं उगा पाया, इस साल फसल में खेती नहीं हुई, तो अगर खेती नहीं होती थी तो उसके सर के ऊपर एक बर्डन होता था कि भाई जमींदार को तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, या अंग्रेज लोग आके फोर्सफुली मुझसे लगान तो लेंगे ही लेंगे। तो किसान बेचारा बहुत ज्यादा मायूस हो जाता था। अब ऐसे में क्या होता था, जमींदार उन्हें फोर्स करता था, भाई किसान भाई तुम्हें लोन तो लगान तो देना पड़ेगा। अब किसान भाई कहाँ से लगान दे, वो जमींदार कहता था भाई देख मुझे भी नौकरी से निकाला है और देना तुझे तब भी पड़ेगा। तो अल्टीमेटली फिर किसान साहूकार के पास जाते थे जो पैसे देने का काम करते थे, और उनसे जाके हैवी इंटरेस्ट पर लोन लेते थे, हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेते थे, और लोन लेकर वो लगान का पैसा कॉलोनियल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराते थे। एक बात बताओ, किसान की इस साल वैसी फसल नहीं होगी है, वैसे ही लॉस में, ऊपर से उसने एक लोन ले लिया जिस पर उसे ब्याज भी देना पड़ेगा, और जब अगले साल फसल उगाई जाएगी उसको बेचकर जो प्रोसीड आएगा वो बेचारा उससे फिर दोबारा लगान देगा और फिर लोन को पे करेगा, और साथ में लोन का जो हैवी बर्डन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी पे करेगा। क्या लगता है आपको वो ऐसा कर पाएगा? द आंसर इज नो। वो लोन के ट्रैप में अगर एक बार फंस गया तो फंस के रह जाता है, बाद में या तो वो आत्महत्या करके मरता है या नेचुरल टेंशन से बेचारे की डेथ हो जाती है। ये हाल थे उन दिनों हमारे किसानों, वैसे तो आज भी हैं, आज भी आप देख रहे हो पंजाब के अंदर कितना बड़ा हंगामा चल रहा है ये नए बिल को लेकर। लेकिन चलो मैं अभी उसका डिस्कशन नहीं करना चाहता, बट आप ये मान के चलो हर वक्त किसानों को ही पिंच किया जाता है, हर वक्त। और वही ये लिखा हुआ है लोन ट्रैप्ड। इन केस ऑफ लॉस इन एग्रीकल्चर, अगर किसी टाइम एग्रीकल्चर में लॉस हो जाता है किसान को, आउटपुट इन दैट केस जमींदार फोर्स टू फार्मर, और ऐसे केस में जमींदार फोर्स करता था फार्मर्स को टू टेक लोन, कहता था भाई लोन ले ले, तुझे लगान तो देना ही पड़ेगा। और जब वो लोन लेता था तो हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता था, जिसकी वजह से कॉजिंग इमेंस पॉवर्टी, वो बेचारा और गरीबी के अंदर दबता चला जाता था। खैर हालत तो बहुत खराब थी, मैं क्या आपको ज्यादा डिस्कस करूं, आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। इसके बाद है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या मतलब कि जब आप फार्मिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको मेघा पे, वर्षा पे डिपेंड रहना पड़ता था। मेघा वर्षा मतलब बादलों पर, और बादल से निकलने वाली वर्षा पर डिपेंड रहना पड़ता था। यानी आपके पास इतनी भी फैसिलिटी नहीं है कि अगर खेत में पानी डालना हो, उसकी सिंचाई करनी हो तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी हो दो, कोई प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी। अगर आपके आसपास कहीं नहर है तो वहां से मेड़ बना के आपने पानी तो निकाल लिया, बट अगर वो नहर सूखी हुई है, इस बार पानी नहीं है, तो यानी फार्मिंग हो ही नहीं पाएगी। या फिर बरसोरे मेघा मेघा, आपने लगान मूवी में देखा होगा, वहां पर आमिर खान जो है एक पूजा करता है और कहता है कि जो बादलों से कि हे मेघराज प्लीज आप आ जाओ और हमारे यहाँ बारिश कर दो। ठीक इसी तरह किसान बाकायदा पूजा भी करते हैं ताकि बारिश आ जाए। और कभी ऐसा भी होता था कि बारिश इतनी आ गई कि बाढ़ आ गई, बारिश इतनी आ गई कि बाढ़ आ गई, और कभी बारिश बिल्कुल नहीं आई कि सूखा आ गया। फसल दोनों केस में खराब है। तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है। आज की डेट में उतनी अनसर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि आजकल क्या होता है, फार्मर्स ट्यूबवेल्स लगा के बैठे हुए हैं। ट्यूबवेल लगा लिया, एक 2-4 हेक्टेयर की लैंड के ऊपर उन्होंने एक ट्यूबवेल लगा लिया, 2-3 लोगों ने मिलकर कंट्रीब्यूशन कर लिया, तो कोई महंगा भी नहीं पड़ा और सबके खेतों में पानी आ रहा है, अगर नहर से पानी नहीं भी आया तो। बात समझ लो। तो इसे बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। उस टाइम पर जैसे लाइफ एक अनसर्टेन है, ठीक उसी तरह किसानी भी एक बहुत अनसर्टेन होती थी कि उसे नहीं पता था कि वो प्रोड्यूस कमा भी पाएगा या नहीं, वो इनपुट इतने लग रहा है, उसे आउटपुट कुछ मिलेगा या नहीं, कुछ नहीं पता। डोमिनेंस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग।
जानते हो, उन दिनों जो किसान भाई थे हमारे, वो फोकस करते थे सब्सटेंस फार्मिंग पे। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब वो फार्मिंग जो इंसान कभी पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करता हो। जानते हो, फार्मर्स को यार इतनी नॉलेज नहीं थी फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, इन सब चीज़ों की। तो वो क्या करता था, जो फार्मिंग करके जो आउटपुट निकलता था, पहले तो वो आउटपुट अपने घर के लिए निकाल लेता था। जैसे चावल, गेहूं जो भी उसने उगाया, वो पहले उसने अपने घर के लिए निकाले कि भाई मेरे घर में एक साल में कितनी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो निकाल लिया, बचा वो हम बेच देंगे। जानते हो, इतना सरप्लस अमाउंट ही नहीं निकलता था कि वो बेच पाए। मतलब वो अपना साइड कर देते तो थोड़ा सा अमाउंट बचता था, और कुछ लोगों का तो थोड़ा सा भी नहीं बचता था, तो वो बेचेंगे क्या, बेचेंगे तो पैसा कहाँ से कमाएंगे। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी जिसमें डोमिनोज ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग, हर व्यक्ति जो फार्मिंग करता था वो सिर्फ यही पर्पस के लिए करता था, एटलीस्ट मेरे भर का तो निकला है, बेचना तो दूर की बात है, जो एक बहुत ही गलत चीज़ थी। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो एक बड़ी सी लैंड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जानते हो क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा पहले के ज़माने में कि आपके, हो सकता है आपके दादाजी नानाजी का केस ऐसा रहा हो। देखो एग्जाम्पल है, ज़्यादा दिल पे मत लेना कि आप हमारे दादाजी नानाजी को क्या बोल रहे हो, नहीं मैं तो किसी की नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि हो सकता है आपके घर में भी ऐसा हो कि आपके पापा मम्मी कोई ना कोई 7 8 10 भाई बहन हो। पहले ऐसे ही होता था, नो डाउट, ठीक है। तो जब जमीन का बंटवारा होता है तो वो 10 भाइयों में बटेगा, हाँ बिल्कुल बटेगा। तो एक बड़ी सी लैंड के 10 टुकड़े हो जाएंगे, तो वो लैंड का जो टुकड़ा है वो छोटा छोटा हो जाएगा। भाई जो फार्मिंग बड़े एरिया में होती है ना, अगर वही चीज़ आप छोटे एरिया में करोगे तो वो ढंग से नहीं होगी, क्योंकि छोटे एरिया में आप कुछ करो, आपके बगल वाला कुछ और करे। भाई बगल में दीवारें थोड़ी होती हैं, भाई एक ही लैंड है, उस पर मिट्टी से वो एक बाउंड्री से बना देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है दीवार खड़ी कर दी। मिट्टी तो वही नीचे से अंदर, दोनों की जड़ें तो मिक्सअप हैं, आप बात समझो। तो एक बंदा आलू की कर रहा है, बगल में बंदे ने चने की कर दी, आलू और चना मिक्स हो, मतलब लैंड की फर्टिलिटी नीचे आके तो मिक्स हो जाती है, ऊपर दोनों का ही बेकार हो जाता है, दोनों का बेकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी स्मॉल लैंड है। अगर बड़ी लैंड हो ना तो उसका असर किनारे किनारे होगा, बीच में फसल सही रहेगी, लेकिन लैंड ही छोटी छोटी है तो असर पूरी लैंड पे आ जाता है। तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड के चलते भी हमारी फार्मिंग ढंग से नहीं हो पाती थी। इसके बाद है गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ सॉइल एंड टिलर ऑफ सॉइल। अच्छा, ऑनर ऑफ सॉइल का मतलब जो खेत का मालिक है, और टिलर का मतलब जो उस पर रेंट पर काम कर रहा है। तो जो किसान भाई लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, जो जमींदार होते थे उनसे बोलते थे भाई अपनी लैंड पर हमें किसानी करने दो। तो उनके बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता था। जमींदार बोलता था मैं मालिक हूं तो मैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाऊंगा। रेंट होल्डर ये बोलता था कि भाई मुझे भी मेरी चलाने दो वरना प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। वो कहता था नहीं तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना है, करना है तो करो, नहीं तो नहीं। तो अब फार्मर क्या करे बेचारा, उसे रेंट पर रहकर भी वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता, उसे जो बोला गया वही करना पड़ता है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, जो इनके बीच की नजदीकें होनी चाहिए वो दूरियों में बदलती चली गई, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप है, फ्रिक्शंस आने शुरू हो गए। फिर है फोर्स्ड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा देखो, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट बैड, but the misuse of commercialization of agriculture is bad. Sir, how is it possible? So guys, पहले क्या होता था ना, देखो आप एग्रीकल्चर को बेच रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छा काम है, बेचो आपको पैसा मिलेगा, अच्छा, बट आप उस चीज को बेच रहे हो जिस चीज को उगाने के बाद आपकी लैंड खराब हो जाएगी, दैट इज बैड। अंग्रेजों ने क्या किया हमारे साथ, अंग्रेजों ने अफीम, चरस, गांजा तो आपने सुना ही होगा, हो सकता है कभी लिया भी हो, अबे नालायको लिया ना हो, बता रहा हूँ, ठीक है। तो अफीम, चरस, गांजा जो होता है ना, वो देखे ना स्मैगी, हैंकी बांध के फ्लूट लगा के सोल्यूशन, ठीक है, उड़ता पंजाब। तो ये जितने भी होता है ना लोग चरस गांजे पीने वाले, आप जानते हो ये चरस गांजे की खेती की जाती है। इसका बकायदा एक फूल होता है, ठीक है, इसका फूल होता है, उस फूल को कुछ टाइम तक रखा मतलब फार्मिंग में रखा जाता है। फिर उसको जैसे हम खोलते हैं ना, जैसे आपने रोज पेटल्स खोले होंगे, उसको एकदम खोलोगे ना लोटस की तरह खोलेगा, और अंदर छोटे छोटे बीज होंगे, उन बीज को निकाल के उसको क्रश करके चरस गांजा बनाया जाता है। फिर उस सिगरेट में होके करते हो ना, तो वो बनाया जाता है। और वो कितना महंगा बिकता है, जितने लोग ये पब वगैरह जाते हो वो तो अच्छे से जानते हो कि जब हुक्का वुक्का आप पीते हो और उसके अंदर सोल्यूशन मिलाते हो तो वो सोल्यूशन कितना महंगा आता है, 500 रुपए की 2 ml आती है बस। कहोगे यार मुझे रेट कैसे पता, अबे ऐसा नहीं ना लायको, बस पता है, बस इतना समझो तुम, ठीक है। तो अब ये जो चीजें इतनी महंगी मिलती है, सोचो क्यों मिलती है भैया, नशे की चीज हमेशा महंगी मिलती है। अब भाई ब्रिटिशर्स को पता था नशीले पदार्थ बड़े महंगे बिकते हैं, कहाँ, ब्रिटेन में। इंडिया वाले चरस गांजे उस टाइम नहीं पीते थे, उस टाइम ऐसा नहीं था, लेकिन अब हो गया, जाने ये कौन सा नशा करता है, आंखों से वफा करता है, वो गाना चल रहा है ना आजकल बड़ा ज्यादा। तो ये आजकल की ट्रेंड है इंडिया की, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ब्रिटेन में ये सब किया जाता था। तो उन्होंने क्या किया, अपने किसानों को फोर्स किया उस चीज की खेती करने के लिए।
कि तुम इसी चीज की पर्टिकुलरली खेती करो, चरस, गांजे और नील की खेती। जानते हो इसमें फायदा क्या किसको होता था? ब्रिटेन वालों को। क्यों? क्योंकि वो खेती करवा के फार्मर्स को तो उतना ही देते हैं जितना पहले देते थे, और वो महंगे महंगे रेट पर बाहर बेच कर खूब मुनाफा कमाते थे। अब हमारे फार्मर्स को तो उतना ही मिला, उसे क्या फायदा मिला? कुछ नहीं मिला। ऊपर से 5 साल के बाद वो लैंड इनफर्टाइल हो जाती थी। जिस लैंड पर आपने अफीम, चरस, गांजा, नील की खेती की है, वो लैंड पूरी तरह से इनफर्टाइल हो जाती थी, वो बाद में किसी काम की नहीं रह जाती थी। 5 साल बाद यार किसान की पूरी जिंदगी बची और तुम 5 साल में उसकी लैंड पूरी खराब कर रहे हो, उसे फोर्सफुली काम करा के। एग्रीकल्चर सोचो किस लेवल पे होगा उन दिनों पर हमारा। कई सारी फर्टाइल लैंड्स की उन्होंने लंका लगा दी इसी के चक्कर में। क्या बोलूं, अंग्रेज बिल तो जाए एक बार। फोर्स कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, समझ आए कि फार्मर्स को फोर्स किया गया कि तुम यही वाली प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि इससे हम कॉमर्शियलाइजेशन, उसे बेचकर पैसों से पैसा कमा सकते हैं। फिर है लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड प्रोडक्टिविटी। काश कि उन दिनों पर किसान, उन दिनों के आज भी मैं बोलता हूँ, आप जानते हो जैसे खेतों में जब सिंचाई करनी होती है या बीज बोने होते हैं तो क्या होता है कि हल चलाए जाते हैं। अब हल चलाने में क्या होता है ना, पहले हमें बैल वगैरह को खिलाना पड़ता है, फिर वो बैल चलता है, फिर पीछे एक आदमी उसके खड़ा होता है ताकि थोड़ा सा गड्ढा ज्यादा खोदे उस पर वजन डाल के। बट यही काम जब ट्रैक्टर करता है तो बहुत जल्दी और बड़े सफाई से करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी भी होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बैल। उन दिनों पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। इवन आज भी अगर हमारे इंडिया के फार्मर को कंपेयर किया जाएगा यूएस के फार्मर से तो बड़ा डिफरेंस नहीं है। यूएस का फार्मर नहीं लगेगा, काउ बॉय टाइप का लगेगा, हेट लगा के एकदम जा रहा है यूं करके, कार से जा रहा है, और हमारा फार्मर दूर से नजर आएगा वो फार्मर है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों जानते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे फार्मर्स को वो चीजें मिल ही नहीं पा रही हैं जो बाहर के फार्मर्स को मिली है। बाहर का फार्मर जब बोलता है ना मैं फार्मिंग करता हूं, तो वो ऐसे बोलता है जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, और हमारा फार्मर जब बोलता है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, शक्ल देख के बता देते ये फार्मर है। देखो बुरा नहीं मानना, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं, बुरा बिल्कुल नहीं मानना है, ठीक है? तो मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको इतनी सुविधाएं ही नहीं देगी, उनको इतनी टेक्नोलॉजीज ही नहीं देगी कि वो अपनी फार्मिंग को सुधार पाए। तो टेक्नोलॉजी नहीं दोगे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तो कहां से फार्मर पनप पाएगा यार? फार्मर तो बस मर ही जाएगा, जिसे कहते हैं ना आत्महत्या कर लेता है, इन्हीं रीजनों की वजह से कर लेता है। ये सोचो आजादी से पहले और आजादी के टाइम की सिचुएशन है, और आज भी अगर मैं देखूं ना, मैं रियलिटी बता रहा हूं, अगर आज की बात करता हूं 2021-2022 में, मैं एक भी पॉइंट रब नहीं कर सकता, इसमें से एक भी पॉइंट रब नहीं कर सकता। आज भी यही चल रहा है। आज की डेट में भी ह्यूज डिपेंडेंसी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है। गांव में आज भी एग्रीकल्चर ही उनका मेन सोर्स है। इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ शहरों में है, गांव में नहीं है। लैंड सेटलमेंट, आज भी वहां जमींदारी सिस्टम चल रहा है। कई सारे किसान लोग आज भी जो है वहां पर रेंट पर काम कर रहे हैं, जमींदारी, बट उतना नहीं है, लेकिन है आज भी। आज भी रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है। आज रेवेन्यू सिस्टम कौन ले रहा है? किसान लोग नहीं, वो अंग्रेज लोग नहीं ले रहे, हमारी भारत सरकार ले रही लगान के रूप में। आपको पता भी नहीं, इनडायरेक्टली लगान आपसे लिया जाता है टैक्स के रूप में। कैसे लिया जाता है? जब आप अपनी फसल बेचने जाओगे तो एक सर्टेन अमाउंट आपसे पहले ही काट लिया जाएगा, बताया भी नहीं जाता, क्योंकि बता देंगे तो यही कहा जाएगा तो अंग्रेजों वाला काम कर रहे हो। बात समझ रहे हो? अरे बड़ी चंटा हमारी गवर्नमेंट। लोन ट्रैप, आज भी कई सारे किसान अपने घर में शादी वादी करने के लिए लोन लेते हैं अपने साहूकारों से, साहूकार उनकी मतलब उस चीज का फायदा उठा लेते हैं। मैं एक भी पॉइंट नहीं काटूंगा। आज की डेट में भी अगर बोले रहेगा ना इंडियन सेक्टर कैसा है, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा है, मैं यही सारे पॉइंट लिखूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। चलो हमारा मुद्दा ये नहीं, मैं ज्यादा भावुकता में नहीं पाऊंगा। आप ये बताओ, आपको एग्रीकल्चर सेक्टर समझ आया? पूरा डिटेल डिस्कस किया है। आपको स्टोरी दिमाग में याद रखनी है, जितनी स्टोरी अच्छी याद होगी उतनी ही आप क्रिएटिविटी ज्यादा दिखा पाओगे। साइड हो रहा हूं, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर सेक्टर तो था ही बड़ा स्टैग्नेंट। अब हम बात ये भी कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर उन दिनों पर हमारा कैसा होता था, ठीक है? सुनो बात को ध्यान से दोस्तों। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल पढ़ा था कि हमारी इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जितना भी था ना उन दिनों पर, वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का था। क्योंकि देखो हमारी इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट है वर्ल्ड वाइड फेमस था। हमारे यहाँ जो हस्तकला थी ना, वो दोस्तों किसी भी देश में नहीं पाई थी तब और आज भी। आज भी दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बिकता है, और अंग्रेज लोग जब दिल्ली घूमने के लिए आते हैं तो वो उस शॉप पर जरूर जाते हैं जहां पर हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बिकता है, और जितने मुंह मांगी कीमत होती है वो उन्हें देते भी है। ट्रेड फेयर दिल्ली में लगता है, वहां भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बिकता है, धड़ल्ले से बिकता है, एक्सपोर्ट होता है। नंबर 2, हमारे यहाँ पर का जो कॉटन है और जो सिल्क है भाई, वो ऐसा सिल्क है कि एक छोटी सी अंगूठी लोगे ना, उसके अंदर से पूरी रेशम की चादर निकाल दोगे, पूरी की पूरी निकल जाएगी, इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है वो। सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, और हमारे पास जेम्स हो गए, मतलब जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं, इन सब का, और रोजवुड हो गया और सैंडलवुड हो गया, इन सब का भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था। जानते हो पूरे वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर था इन सभी चीजों का। बिकॉज इंडिया को अगर आप देखोगे ना, तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल रीजन है
जो जियोग्राफी मतलब जो क्षेत्रफल है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है क्योंकि मौसम तीन तीन प्रकार के पाए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हर टाइप की वैरायटीज आपको मिल जाती है। मसालों में तो आप जानते हो MDH वाला, वो अब तो खैर वो मर गए, लेकिन उन्होंने यही चीज़ अपनाई, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके वर्ल्ड वाइड MDH को क्या किया, फेमस किया। ये जितनी भी सारी चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थी। इंडिया वर्ल्ड वाइड ना मोनोपोली पावर क्रिएट करता था, मतलब सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर, काफ़ी सालों तक करता रहा। जब अंग्रेजों ने ये देखा कि भाई इंडिया जो है इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा आगे, थोड़ी सी इंडस्ट्री है, देखो मोर देन 75% पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन द agriculture activity and rest 25% of the population are engaged in tertiary sector और either इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जो 25% है भी वो इतना उमदा क्वालिटी है। तो कहते हैं ना दूसरों को अच्छी चीज़ पनपती नहीं है, तो उन्होंने हमारी चीज़ों पर नज़र डालनी शुरू की और उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि किस तरीके से उन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी एक्सप्लॉयटेशन किया। तो पहले शुरुआत करते हैं हम अपने पास इंडस्ट्रियल सेक्टर की। दोस्तों इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिखा है इंडिया एंजॉय वर्ल्ड वाइड मोनोपोली पावर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये बात सच है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड मोनोपोली पावर क्या करती थी, इंजॉय करती थी बिफोर द कॉलोनियल रूल। लेकिन कब, बैटल ऑफ प्लासी से पहले। इंडिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ हैंडीक्राफ्ट। इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर था हैंडीक्राफ्ट का, जेम्स का, मतलब वो जो होते हैं ना नग वगैरह होते हैं उन सब का, कॉटन का, सिल्क का, चंदन वुड और रोज वुड का। अच्छा रोज वुड आपने रोज वाटर तो सुना होगा लेकिन रोज वुड नहीं सुना होगा। दोस्तों जितने भी अच्छे अच्छे गिटार्स होते हैं ना, उन गिटार में जो लकड़ी आप देखते हैं ना वो रोज वुड की इस्तेमाल की जाती है। इवन जो आप मेरे पास भी यामा 310 वाला गिटार है ना, उसमें भी रोजवुड का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी है। मतलब कितने साल पहले लिया था, आज भी वो वैसे का वैसे ही, बिल्कुल कोई खराबी नहीं आई है उसके अंदर। रोजवुड की यही पहचान होती है। तो रोजवुड ज़्यादातर गिटार और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना बजाने वाले, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे होते हैं। इंस्ट्रूमेंट की अपनी कोई कीमत थोड़ी होती है, वो महंगे क्यों होते हैं, इन वुड्स की वजह से होते हैं। और उन्हीं वुड में साउंड और वाइब्रेशंस बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ हमारी इंडिया में वर्ल्ड वाइड क्या थी, फेमस थी और इनके हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। लेकिन जब कॉलोनियल रूल आया, अंग्रेजों ने हम पर शासन करना शुरू किया, उन्होंने इसका देखिए किस तरीके एक्सप्लॉयटेशन किया। पॉइंट नंबर 1, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। देखो आ गया। अभी ऊपर हम पढ़ रहे थे कॉलोनियल से पहले हमारा हैंडीक्राफ्ट कितना बिकता था और इन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट पे नजर मार दी। कैसे नजर मारी वो सुनो। देखो ये हमारा प्यारा सा, बताओ क्या है, भारत देश, इंडिया, और ये क्या है, ब्रिटेन का झंडा है। ब्रिटेन वालों ने क्या किया, इंडिया को एज अ हब ऑफ सप्लायर देखा। उसने देखा भाई इंडिया के पास तो बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स, बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने क्या किया, इंडिया से वो चीज अपने ब्रिटेन भिजवा दी। सोचो इंडिया के लिए क्या है, एक्सपोर्ट है। जानते हो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसी स्कीम बनाई जिसमें अगर आप एक्सपोर्ट ब्रिटेन को करोगे तो कोई टैक्सेस नहीं है, बाकी अगर अदर कंट्री को करोगे तो एक्सपोर्ट लगेगा। इन्होंने अपने लिए देखो कितनी फायदेमंद चीज लॉ बनाया इन्होंने। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एट चीप रेट। अच्छा इंडिया ने क्या किया, इनसे जबरदस्ती करवाया गया चीप रेट पर। मतलब आप ऐसे समझो कि रोजवुड जो होती है ना, रोजवुड हो गया, सैंडलवुड हो गया, भाई साहब 10-10 रुपए किलो बेचे गए हैं, जिसकी कीमत कम से कम 5,000-6,000 रुपए किलो है। वो 10-10 रुपए किलो के हिसाब से इंडिया वालों से खरीद लिए। किसने, ब्रिटेन ने खरीद लिया। अब ब्रिटेन में जब वो रोजवुड और चंदनवुड आए तो उससे हमने अच्छे अच्छे फर्नीचर बना के लाख लाख करोड़ करोड़ में बेचे। किसको, दोबारा इंडिया वालों को। कुछ आइटम तो इन्होंने अपने ब्रिटेन में बेच दिए और जब नहीं बिक पाया, कोई चीज आउटडेटेड होगी तो लो भैया इंडिया वालों को चेप दो। इंडिया वालों के लिए तो वो आउटडेटेड ही होगा। यानी हमसे हमारा ही रॉ मटेरियल सस्ते रेट पर खरीदा और फिनिश गुड्स को बना के हमें हाई रेट पर क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। सोचो 100 रुपए किलो वाली चंदन वुड जो हमने इन्हें बेची थी एज अ रॉ मटेरियल, इन्होंने 100 रुपए वाली चीज पर वैल्यू एडिशन करके वही चीज 1 लाख की बेची। सच बता रहा हूं, 100 रुपए वाली चीज 1 लाख की बेची इन लोगों ने। और जो भी ये वैल्यू एडिशन हुआ किसके यहाँ हुआ, ब्रिटेन में हुआ। वैल्यू एडिशन का फायदा किसको हुआ, ब्रिटेन को। पर कैपिटा इनकम किसकी बढ़ी, ब्रिटेन की। नेशनल इनकम किसकी बढ़ी, ब्रिटेन की। इकोनॉमी में सुधार किसका है, ब्रिटेन का। एम्प्लॉयमेंट किसका बढ़ा, ब्रिटेन का। इंडिया का क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ सिवाय एक्सप्लॉयटेशन के, और कुछ भी नहीं हुआ। मतलब इंडिया को वाकई में उन्होंने सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, और फिनिश गुड्स का क्या बना दिया, एज अ मार्केट बना दिया। वो इंडिया को दो ही नजर से देखते थे। एक आंख से वो देखते थे इंडिया सप्लायर है, दूसरे आंख से देखते थे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ माल बिकेगा, मार्केट है ये। इंडिया फैमिली नहीं है भाई, मेरे लिए मेरी इंडिया फैमिली है, आप लोग मेरी फैमिली के मेंबर हो। लेकिन उनके लिए पता है क्या था, इंडिया एक मार्केट था। अनपढ़ लोग हैं, कोई भी चीज थोप दो ले लेंगे, वो था। तो ब्रिटिशर की ना 2 फोल्ड पॉलिसी थी। क्या थी, कन्वर्ट करो इंडिया को इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब इंडिया को इंडिया नहीं बल्कि सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दो। डेवलप इंडिया एज अ मार्केट फॉर ब्रिटेन, और इंडिया को डेवलप करो मार्केट, मतलब जो फिनिश गुड्स है वो बना के हम इंडिया में बेचेंगे क्योंकि इंडिया एक मार्केट है। ठीक है, ये उन्होंने किया। और इस 2 फोल्ड पॉलिसी को बेस्ड किया गया प्रोटेक्शन और प्रमोशन के बेस पर। आप जानते हो
इंडिया इज अ रॉ मटेरियल, हब ऑफ रॉ मटेरियल, ये प्रोटेक्शन हो गया। और प्रमोशन क्या हो गया, ये अपना फिनिश गुड्स इंडिया में बेचेंगे, ये उसका प्रमोशन हो गया। 2P पॉलिसी पढ़ाई थी ना आपको, तो यही इनकी 2-fold पॉलिसी थी, वही लिखा हुआ है, दिस 2-fold पॉलिसी इज बेस्ड ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, इट गिव्स मैक्सिमाइजेशन एडवांटेज टू देयर होम कंट्री। होम कंट्री बोलते थे ब्रिटेन, ब्रिटेन के लिए तो बहुत अच्छी चीज थी, बट हमारे लिए अच्छी चीज नहीं थी। ये समझ आया इंडस्ट्रियल सेक्टर का पहला पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्का चल सकता होंगे? यस सर। चलो, तो अब बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो ना, मतलब मैं नहीं भी बोलता ना तो भी आप कमेंट करते हो ना, जब चीज़ों को बड़ा मजा आता है। जैसे एक कामिनी शर्मा हो गई, हमारी आयशा पंचाल हो गई, ठीक है, और एक सिम्मी करके हैं, ठीक है, सिमरन कौर पता नहीं, हाँ ऐसे ही है। ये 2-3 लोग तो मतलब इतने अच्छे लगते हैं ना कि नहीं भी बोलो ना कमेंट करना, फिर भी वो अपनी चीज़ों को जो मन में आता है वो लिखती हैं। मन में ऐसा नहीं उल्टा सीधा आता हो, जेन्युइन चीज़ आती है और बड़ा अच्छा लगता है उनके कमेंट पढ़ के। तो वेरी गुड दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही किया करो, बड़ा मजा आता है। पता है पढ़ाने में एक टीचर को बूस्टअप कब मिलता है, जब सामने से रिप्लाई है बिना मांगे, बिना मांगे लाइक्स आए, बिना मांगे कमेंट आए, बिना मांगे आप अपने स्टेटस पे हमारी चीजें लगाओ, शेयर करो चीजों को, अपने नीडी दोस्तों के साथ उन चीजों को शेयर करो। एक टीचर को इससे ज्यादा क्या चाहिए यार, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और इधर नंबर 2, डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को समझने के लिए ना मेरे एक एग्जांपल समझ लेना। जानते हो जो एग्जांपल मैं दूंगा ना उससे 2-3 पॉइंट मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल दिमाग में, दिल में और कहीं टैटू बनवा लो, छपवा लेना, एग्जाम में आएगा। सुनो क्या एग्जाम्पल कुछ ये है कि देखो भाई, ये हैं ब्रिटेन के लोग, ठीक है, ये ब्रिटेन के लोग हैं और ये हमारे इंडिया के लोग हैं। ब्रिटेन ने साफ साफ बोला इंडिया के लोगों को कि ऐसा है भैया, तुम ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में हाथ मत रख देना, तुम एग्रीकल्चर करो चुपचाप से जाके, क्योंकि तुम एग्रीकल्चर करोगे तब हमें रॉ मटेरियल मिलेगा और हम उससे फिनिश गुड्स बना के तुम्हें बेचेंगे, मेरी बिल्ली मुझ पे म्याऊ करवाएंगे। बात समझ लो, तो तुम चुपचाप से एग्रीकल्चर पे ध्यान दो, इंडस्ट्री पर ध्यान मत दो। तुमने इंडस्ट्री पर ध्यान दिया और तुम तो वर्ल्ड वाइड मोनोपोली फेमस हो गए, ठीक है। अब मत ध्यान दो, क्योंकि तुम ध्यान दोगे तो हम किस पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें भी इंडस्ट्री चलानी। कौन बोला? ब्रिटेन बोला। यार वी आर इंडियंस वाली पॉलिसी आज से थोड़ी हो तो पहले से थी। इंडिया वालों ने कहा अच्छा बेटा तुम ये करोगे, देखो हम क्या करते हैं। इंडिया वालों ने क्या किया, तो देखो ब्रिटेन ने इंडिया वालों को साफ साफ मना किया इंडस्ट्री में पैर मत रखना, मैं बता रहा हूँ। इंडिया वालों ने कहा तू कर ले जो करना है। इंडिया वालों ने क्या किया, अब देखो परेशान तो ब्रिटिशर ने बहुत किया, बट फिर भी देखो इंडिया वालों ने मरते दम तक ना अपनी आखिरी होप का भी इस्तेमाल किया। कैसे किया वो सुनो। इंडिया वालों ने कहा कि देखो भाई ऐसा है, हम बाहर से लेबर ऑन करेंगे, ऑन लेबर, और एक होता है हायर्ड लेबर, एक आपका होता है हायर्ड लेबर। मतलब देखो इंडस्ट्री चलाने के लिए हमें लेबर्स की जरूरत होती है, बिना लेबर्स के आप इंडस्ट्री कैसे रन कर लोगे, है ना, बात समझ रहा हूं। तो एक लेबर होती है हमारी खुद की लेबर। खुद की लेबर जानते हो क्या होती है? खुद की लेबर मतलब हमारे घर में इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, वहीं से काम चला लेंगे, बाहर वाले लेबर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जानते हो पहले जमाने में तो हर एक साल पे एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते थे हम लोग, और आज भी है, आज कम थोड़ी है यार, आज तो बढ़ा दी हमने रेट, ठीक है। हंसो मत, इधर आ जाओ। ऑन लेबर मतलब अपने घर की खेती, ठीक है। और हायर्ड लेबर मतलब शायद घर में पॉपुलेशन नहीं होगी, बाहर से मंगाने पड़ रहे हैं लेबर, यानी बाहर से हायर करने पड़ रहे हैं। तो इंडियंस ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री में काम करवाने के लिए लेबर मान लो बाहर से मंगाए। जब लेबर बाहर से मंगाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब जब प्रोडक्ट बनेगा तो हमारी सेल बढ़ेगी, मतलब इंडियंस की सेल बढ़ेगी। ब्रिटिशर्स ने साफ साफ बोल दिया, एक रूल बना दिया, और उस रूल के मुताबिक कहा गया कि जो लेबर इंडियन इंडस्ट्री में काम करेंगे उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। जो लेबर इंडियन इंडस्ट्री में काम करेंगे उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो लेबर ही होता है यार, वो क्या करेगा, डर के भाग जाएगा। अब वो जो हायर्ड लेबर है वो पहले तो यहाँ काम कर रहा था, अब वो डर के भाग जाएगा। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो ब्रिटेन की इंडस्ट्री को ज्वाइन कर ले, मतलब ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है ना उसमें जाके काम करना स्टार्ट कर दे, या फिर अगर उसे वहां काम नहीं मिला तो भाई अपना ले दे के किस पे आ जाए, एग्रीकल्चर पर आ जाए, अपने गाँव भाग जाए और एग्रीकल्चर करना शुरू कर दे। एक बात बताओ, लेट सपोज कि हमने 10 लेबर हायर किए, कितने लेबर, 10 लेबर। ब्रिटेन की इंडस्ट्री के सारे लेबर ले लेगी वो? भाई सारे लेबर प्रोडक्टिव तो नहीं होंगे। ब्रिटेन वाली इंडस्ट्री 1, 2, 3, 4 लेबरों को हायर कर लेगी अपने लिए, बाकी लेबर कहाँ जाएंगे? लेट सपोज मेरे एग्जांपल के अंदर ब्रिटेन ने 4 लेबर हायर कर लिए, ब्रिटेन ने 4 लेबर तो हायर कर लिए, तो बचे हुए 6 लेबर कहाँ चले गए? एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए। एक बात बताओ, एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले ही लोग काम कर रहे थे, ऊपर से 6 लोग और आ गए, भाई वो लैंड उतना ही उगा के देगी जितना 3 लेबर उस पर काम कर रहे हैं। 6 लेबर भी काम करेंगे तो भी उसका आउटपुट तो उतना ही होगा ना। तो ऐसे में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। डिस्गाइज का मतलब है, देखो भाई एक खेत पे 3 लोग जो काम कर रहे हैं उससे जो आउटपुट आ रहा है, मान लो वो 1 लाख यूनिट आ रहा है, जो खेत की मैक्सिमम कैपेसिटी है, आप कितना भी कर लो 1 लाख से ज्यादा नहीं उगा पाओगे। अब उस पे
ये जो 6 लेबर थे अनएम्प्लॉयड हुए, ये भी एग्रीकल्चर में घुस गए। अब उस फील्ड पे 3 लेबर काम कर रहे थे, अब 6 और 3 9 लेबर काम कर रहे हैं। अभी भी आउटपुट कितना आ रहा है? 1 लाख यूनिट आ रहा है, लेकिन अब उस 1 लाख यूनिट को 6 नहीं बल्कि 9 लोगों में बांटना है। इनकम कम हुई नहीं हुई। ऐसे में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी उसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी एक और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, जब बंदा ब्रिटेन की इंडस्ट्री को ज्वाइन करेगा तो क्या पहले दिन उसे ज्वाइनिंग मिल जाएगी? हो सकता है उसे 2 4 10 15 दिन घर पे रहना पड़े। ये जब ब्रिटिश इंडस्ट्री से निकाल के वो एग्रीकल्चर में, क्या वो तुरंत आ रहेगा? नहीं आ रहेगा। तो दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट फैली, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सी? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि एक जगह से दूसरे मूव होते टाइम जो टाइम लगता है उसमें जो वो अनएम्प्लॉयड रहता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों देखो, जो हायर लेबर थे जो इंडिया की इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनको बोलते भैया अगर तुम इंडस्ट्री में काम करते पाएगा इंडिया की तो तुम्हें हाई पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेबर वहां से छोड़ के भागे। कुछ लेबर तो ब्रिटेन की इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया, लेकिन बचे कुछ लेबरों ने क्या किया? एग्रीकल्चर को ज्वाइन कर लिया। अगर मान लो वो ब्रिटेन की इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे तो पहले दिन उन्हें जॉब नहीं मिलेगी, कुछ टाइम उन्हें खाली बैठना पड़ेगा। तो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट? बोलो बोलो बोलो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और अगर वो एग्रीकल्चर को ज्वाइन करेंगे तो पहले से एग्रीकल्चर में इतने लोग हैं और बर्डन बढ़ जाएगा, आउटपुट तो उतना ही मिलेगा, शेयर लोगों का और कम हो जाएगा, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो देख रहे हो किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया गया। चलो ठीक है, हम अब इंडिया वालों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम बाहर से लेबर हायर नहीं करेंगे। अगर बाहर वालों को पेनल्टी लगाओगे तो कोई बात नहीं, हमारे घर की खेती इतनी है, छोटे छोटे बच्चे सबको सिखा देंगे, सब काम करने लग जाएंगे। चलो भाई, तो जब इन्होंने अपने लेबरों से, खुद के लेबरों से काम कराना शुरू किया तो दिक्कत पता ही क्या है? या तो ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बेचेंगे। कहाँ बेचेंगे? डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे, या फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे, या फिर ये इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। तो दिक्कत पता है क्या है? अगर ये जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, इंडिया की इंडस्ट्री वालों ने जो प्रोडक्ट बनाया, जब वो इंडियन मार्केट में बेचते थे अपना प्रोडक्ट, तो अंग्रेजों ने क्या किया? सेम प्रोडक्ट बना के कम प्राइस पर रख के इनकी डिमांड कम करवा दी। मतलब मान के चलो कि ये लोग जूते चप्पल बनाते हैं और जूते चप्पल बना के डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बेचते हैं। मान लो जूते चप्पल की कॉस्टिंग आती है 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए में बेच रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया? उससे भी ज्यादा अच्छी चप्पल बनाई और उसे 90 रुपए में बेचा। इंडिया वाली चप्पल 100 रुपए की, अंग्रेजों की कंफर्ट वाली चप्पल 90 रुपए की। तो अल्टीमेटली डिमांड किसकी बढ़ेगी? जिसकी प्राइस कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो क्या होगा? लोग अंग्रेज की बनाई चप्पल ज्यादा खरीदेंगे। देखो उस टाइम देशभक्ति की भावना नहीं जागती थी कि मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट खरीदे। उस टाइम ये होता था लोगों के पास इनकम नहीं होती थी, जो चीज सस्ती और कंफर्ट वाली है हम तो वही खरीदेंगे। तो इंडिया की इंडस्ट्री वैसी डिस्ट्रॉय होगी। मेन ब्रिटिशर्स का क्या था? इंडिया की इंडस्ट्री को पनपने नहीं देंगे। इस वजह से उन्होंने एंटी डंपिंग कॉस्ट की। एंटी डंपिंग कॉस्ट मतलब उनकी रियल कॉस्ट से भी नीचे जाके उन्होंने मार्केट में प्रोडक्ट बेचा, ताकि इंडिया की इंडस्ट्री हार्मफुल लॉस में आगे बंदी कर दे अपनी इंडस्ट्री। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बेचा, एंटी डंपिंग के थ्रू इन्होंने हमारी इंडस्ट्री बंद करवा दी। दूसरा था हमारा इंटरनेशनल मार्केट। जब हमने अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया दूसरों की कंट्री के अंदर, तो इन्होंने पता है क्या किया? इन्होंने एक ऐसा लॉ लेकर आए जिनके अंदर एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। आज के डेट में एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं बल्कि इंसेंटिव मिलता है एक्सपोर्टर को। इंसेंटिव मतलब पैसा दिया और ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से। इन्होंने क्या किया? एक्सपोर्ट करोगे तुम्हें ड्यूटी देनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो भी हाई रेट से। और जानते हो इन नालायकों ने क्या किया? इन्होंने कहा अगर ब्रिटेन को करोगे तो 0% है। ब्रिटेन को अगर तुम करते हो, यानी कोई माल इंडिया से अगर ब्रिटेन को एक्सपोर्ट होता है तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के अलावा अदर कंट्री में होगा तो हाई रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। हाई रेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है? इनकी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और भी प्रोडक्ट है, इंडिया का प्रोडक्ट महंगा हो वहां भी कोई नहीं खरीदेगा। अल्टीमेटली इन्होंने मना तो नहीं किया इंडस्ट्री खोलने से, लेकिन करने भी नहीं दिया। इस तरीके से इन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज का फुल्ली एक्सप्लॉयटेशन किया, इस नालायक ने, ब्रिटेन वालों ने। आई बात समझे? इस ब्रिटेन ने हमारी इंडस्ट्री को देख रही है ऐसी तैसी कैसी मार दी इन लोगों ने इस तरीके से करके। मतलब अपने लेबर हो तो दिक्कत हो, बाहर से किए तो दिक्कत हो, इन्होंने इस तरह की हालात कर दिए। सोचो आप लोग उस टाइम पर हो तो कुछ नहीं कर पाते, मैं खुद कुछ नहीं कर पाता उस टाइम पे। ये तो हमारे शहीद भगत सिंह वगैरह हैं जो भाई साहब 18-21 साल की एज में चढ़ गए। सोचो उनके अंदर कितनी जो आग थी, उसकी रीजन है ये कि उनके अंदर क्यों आग थी इस चीज की कि इंडिया को आजाद कराना है। ये सारे रीजन है बिकॉज वो खुद एक किसान थे। ठीक है, चलो अब मुझे ज्यादा देशभक्ति पैट्रियोटिक फीलिंग आप लोगों के अंदर नहीं लानी, क्योंकि अगर वो आ गई तो बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम तो पहले ब्रिटेन जाओगे और कूट कर आओगे जितने भी थे। आओ इधर। अब अगर कोई एग्जांपल समझ आ गया ना तो 2-3 पॉइंट अपने आप क्लियर हो गए। मैं समझाता हूँ। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी लिखो जरा, अपनी कॉपी में लिखो। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव। ट्रेड पॉलिसी बनाई भेदभाव वाली। एक बात बताओ, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करते ब्रिटेन को तो एक्सपोर्ट रेट कितना था? 0। ब्रिटेन के अलावा अदर कंट्री को करते तो क्या था? हाई रेट था। भाई एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट है, अलग अलग कंट्री पर अलग अलग टैक्स रेट, वाजिब। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। समझ आई? यस सर।
अब इसके अंदर 3 पॉइंट है। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टैरिफ फ्री, अरे भाई अगर आप ब्रिटेन माल भेजोगे तो टैरिफ फ्री है, कोई टैक्स नहीं देना। अदर कंट्री भेजोगे तो हैवी ड्यूटी देना, वाजिब अंग्रेज। नंबर 2, अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ ब्रिटिश गुड्स। ओह माय गॉड, अगर इंडिया से माल ब्रिटेन में आएगा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन बाहर जाएगा तो ऐसी रेस्ट्रिक्शन जैसे बम बारूद और पता नहीं क्या लेकर भेज रहे हो। नंबर 3, हैवी ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स। अगर बेटा तुम बाहर कभी एक्सपोर्ट करोगे हमारे देश को छोड़ के तो हैवी ड्यूटी लगा देंगे। पता नहीं कौन सा नालायक था बनाने वाला। ये 3 पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को। तो ये था डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी। दोस्तों 1 मिनट मैं टॉपिक से हटूं। एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से, मेरी इंडियन इकोनॉमी की हर वीडियो को 2 टाइम्स देखना, और आज नहीं, आज एक देख लो फिर कल सेम वीडियो को दोबारा देखो। पता है रीजन क्या है? अगर आपको स्टोरी समझ आ गई ना, स्टोरी, मैं नहीं कह रहा चैप्टर पढ़ो, मैं कह रहा हूँ स्टोरी पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टोरी के तरीके से पढ़ोगे ना सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन आप कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी में बच्चा पता नहीं क्यों बड़ा कंफ्यूज होता है। वो कहता है ये पूरा थ्योरेटिकल है, मैं तो नहीं कहता थ्योरेटिकल, मैं तो कहता हूँ ये स्टोरी है। इंडियन इकोनॉमी तो अपने आप हो जाती है। भाई स्टोरी पढ़ो ना, मैं कहाँ कह रही हूँ इंडियन इकोनॉमी पढ़ो यार, तुम भी मत पढ़ो, मैं भी नहीं पढ़ूंगा। हम तो भाई एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जो आज से काफी साल पहले थी, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, उस टाइम की स्टोरी पढ़ रहे हैं, और मजे मजे में बोर्ड वाले नंबर भी दे देंगे। नहीं देंगे, कैसे नहीं देंगे? 30 दिन की सीरीज के बाद बेटा मैं सैंपल पेपर सीरीज लेकर आऊंगा। वो सीरीज अगर आपने कर ली, मैं वादा कर रहा हूँ नाम बदल दूंगा, और 90 से नीचे आ गए तो 90 प्लस आएंगे, और वो सीरीज आपने देख ली इनके साथ साथ, तब आओ इधर। और उस सीरीज में ना बेटा बहुत ज्यादा चीजें हैं, नोट्स वगैरह सब कुछ दूंगा। क्लास नोट्स तो मिलेंगे, बाकी मेरे पर्सनल नोट्स भी आपको मिलेंगे, जिनके बाद आपको कोई बुक बाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा कमेंट में कोई मत बोल देना सर प्लीज वो नोट्स दे दो, ये दे दो, वो दे दो। जब सही टाइम आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। या व्हाट्सएप करके मुझे मत बोलना ये चीजें, अभी कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाई पे ध्यान दो, जब सही टाइम होगा मैं आपको जरूर दूंगा चीजें, ठीक है। आओ इधर। इसके बाद है लैक ऑफ कैपिटल। अच्छा ये बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? दोबारा पढ़ाऊंगा क्या? नहीं, चलो। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? देखो ब्रिटेन वाले क्या चाहते थे कि हम पूरी तरीके से किस पर डिपेंड, इंडियंस पर डिपेंड हो, सॉरी ब्रिटेन पर डिपेंड हो। मतलब वो लोग ये चाहते थे कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो पूरी तरीके से ब्रिटेन के लोगों पर डिपेंड रहे, ठीक है, खुद अपनी काम ना कर पाए। तो अगर हम उन्हें रिसोर्सेस नहीं देंगे, किसको? इंडियंस को रिसोर्सेस ही नहीं देंगे, तो अल्टीमेटली इंडियंस या इंडियंस इंडस्ट्रीज को हम पर डिपेंड रहना पड़ेगा। वो यही चाहते थे और यही हुआ। देखो लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। दोस्तों कैपिटल गुड्स जहां जहां है ना, समझ जाना बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरीज की बात चल रही है, जो इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। British rule did not pay any attention for their promotion as they always wanted India to be depend on Britain. कभी भी ब्रिटिशर्स ने इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए एक भी एक्टिविटी नहीं की। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से उनका ट्रेड बढ़ जाएगा। जब कुछ नहीं किया तो इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई। तो सोचो अगर ब्रिटिशर थोड़ी भी अब इनिशिएट करते इंडस्ट्री में तो कहाँ पहुंच जाते, समझ रहे हो। और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, वो हमेशा चाहते थे कि वो हम पर क्या रहे, डिपेंड बने रहे। तो इन्हें कुछ भी मत दो। नंबर 4, लो कैप कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। एक बात बोलूं, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना अच्छा था वर्ल्ड वाइड, बावजूद इसके लो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। जानते हो क्यों? सारा माल पानी तो ब्रिटेन वालों ने चूस लिया, बाहर वालों के लिए बचा ही नहीं कुछ। हमारी वेल्थ का ड्रेन हुआ है, बहाया गया है हमारे पैसे को, ये बात याद रखना, ठीक है। नंबर 5, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड। अच्छा एक बात बताओ, डिमांड का पैटर्न चेंज हुआ, इसका क्या मतलब है? अब मैं ना आपसे एक जेन्युइन चीज पूछ रहा हूं, आप मुझे यस और नो करके आंसर देना। मैं अगर आपको बोलूं कि आपको एक एप्पल का फोन दूंगा और एक आपको MI का Note 9 Pro दूंगा, कमेंट करके बताओ आपको कौन सा फोन चाहिए। मैं भी आपको फोन दिलाऊंगा बेटा, दिलाऊंगा, कमेंट तो करो एक बार, ठीक है। कमेंट कर दिया होगा, आप सभी का आंसर होगा आईफोन। क्यों भाई आईफोन? क्यों? आईफोन में ऐसा क्या है? आईफोन की मैं 10 कमियां बता दूंगा जो एंड्रॉइड में नहीं है। आईफोन कस्टमाइज नहीं हो सकता, आईफोन के अंदर आप कोई भी ऐप खरीदोगे ज्यादातर वो पेड ऐप होती है, उसके पास स्टोरेज की बड़ी दिक्कत रहती है। मैं आईफोन यूजर रह चुका हूँ, अब मैं एंड्रॉइड पर स्विच हो चुका हूँ, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आईफोन सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है कि कान में लगाया और बस चल दिए। और इसी चक्कर में मेरा फोन चोरी होते होते भी बच गया था। चोरी हुए तो बाद में मैंने मेट्रो में चोर को पकड़ लिया, फिर पुलिस केस किया, उस पर वीडियो तक बनाई हुई मैंने, और उस पर 2 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, 2 मिलियन व्यूज उस चोरी की वीडियो पर। मतलब तुम्हें पढ़ाई नहीं बल्कि इन वीडियो में बड़ा मजा आता है। तो देखो क्या है, आईफोन एक स्टेटस सिंबल है, आईफोन स्टेटस सिंबल है, इसलिए लोग उसे खरीदते महंगे महंगे रेट पर। मुझे एक बात बताओ, अभी हम बात क्या कर रहे हैं पैटर्न ऑफ डिमांड की, क्या उन दिनों पर भी
उन दिनों पर भी जो इंडियंस थे उन्हें भी अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद आती हुई कि ऐसी जैकेट होनी चाहिए जिसके अंदर इस तरह से फर लगा हुआ हो, अच्छी सी टी शर्ट होनी चाहिए जिस पे बहुत कुछ लिखा हो, अच्छी सी वॉच होनी चाहिए कि हाथ पे बहुत, नहीं मेरी नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, होना चाहिए। अब यही चीज़ जब इंडिया वाले बनाते थे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती थी, फिर उनका माल बिकता नहीं था। तो अंग्रेजों ने कंफर्ट दे दे के ना हमें इतना आलसी बना दिया कि हमें इंडिया के प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आते थे, हमें ब्रिटिशर्स के ही बनाए हुए गुड्स पसंद आते थे। तो अल्टीमेटली उनकी डिमांड ज़्यादा होती थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जियो की तरह काम किया। ब्रिटिशर्स ने जियो की तरह काम किया कि पहले मुफ्त में चीज़ें बांट दो, इंटरनेट का आदी बना दो कि बिना इंटरनेट के कोई लोग कुछ कर ही ना पाए, और बाद में फिर उसके अच्छे अच्छे चार्जेस लो। यही काम अंग्रेजों ने भी किया। ठीक है, डिमांड ऑफ पैटर्न नहीं चेंज कर दिया यार। पहले कहाँ लोग ये सब चीज़ें पहनते थे, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या है, वेस्टर्न कल्चर आ गया। देखो 14 फ़रवरी को सारे लगे पड़े रहते हैं, मतलब घूमने में लगे पड़े रहते हैं, तो ये सब हो गया। कहाँ ये हमारे कल्चर में था यार। पहले लड़का लड़की रोड पे मिल जाता, उनकी मम्मी पापा लेकर डंडा कर देते, अगले दिन शादी दोनों की। नहीं, लड़का तो होता पंचर सही कर देता, लड़की की शादी करा दी जाती थी। आज की डेट में क्या खुल्लम खुल्ला भाई चल रहा है। चलो यार, मुझे क्या दिक्कत है, घूमो यार। 6th लेवल, हाई लेवल ऑफ फ्रिक्शनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आपको बताऊं, यहाँ पे याद है फ्रिक्शनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या बताया था। ये पॉइंट अब दोबारा मत पूछना क्योंकि मैंने ये डिस्कस कर लिया। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर उन दिनों चूड़ियां पहन के बैठी हुई थी। क्या पहन के बैठी थी? चूड़ियां पहन के। वाइवा में पूछे ना, बोल देना एक बार, क्योंकि उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ना चूड़ियां पहन के बैठी थी, शक्ल नहीं दिखाई थी, ढक के रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लोग हैं। अंग्रेज लोग क्या सोचेंगे, अंग्रेज लोगों ने तो अभी ब्रिटिश इंडियंस पे राज किया, कहीं ऐसा ना गवर्नमेंट को भी खरीद ले। तो इंडियन गवर्नमेंट चूड़ियां पहन के बैठी हुई थी। पब्लिक सेक्टर सामने ही नहीं आ रही थी। अब इन नालायकों उस टाइम सामने आ जाते तो क्या अंग्रेज लोगों की इतनी हिम्मत थी कि कुछ कर पाते? लेकिन उनके साथ मिलकर तुमने इंडिया का एक्सप्लॉयटेशन करवा दिया और बेड़ागर्क करवा दिया। तो अगर ये लिमिटेड रोल ना होता और ज्यादा रोल होता तो ये नौबत ही ना आती। भाई हम इंडियंस उन दिनों भी कम नहीं थे, समझ रहे हो। लेकिन क्या बता, जब हमारी गवर्नमेंट ही बिक जाएगी तो क्या करें। अब मैं ज़्यादा मुंह नहीं खोलूँगा, दिक्कत हो जाएगी। बोलो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनके चलते हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो गया बेड़ा गर्क। ये सारे पॉइंट हो गए। स्टोरी की तरह समझो, कोई भी पॉइंट आपको याद नहीं करना, सिर्फ दिमाग में बनाना है। हर एक वीडियो को 2-2 बार देखना है। साइड हो जल्दी से नोट डाउन करो। जो जो एग्जाम्पल मैंने जहाँ जहाँ एग्जाम्पल कोट किए हैं उनको हिंदी में लिख लो। कोई जरूरत नहीं, वीडियो 1 घंटे की है, आप 1 घंटे में देखो, 3 घंटे लगाओ, एग्जाम्पल लिख लिख के लगाओ। ठीक है, साइड हो नोट करो जल्दी से। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पर हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, कौन क्या काम धंधा करता था, इससे रिलेटेड है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वैसे तो आप जानते हैं, मैंने बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था, मोर देन 75% ऑफ द पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इसका मतलब इंडिया के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर जो उनका ऑक्यूपेशन था वो क्या था, एग्रीकल्चर था। अब रहा बचा जो भी परसेंटेज है वो सर्विस सेक्टर में होगा या फिर वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में होगा। मतलब कहने का एक मोटा मोटी हमें ये नजर आता है कि इंडिया के अंदर डोमिनेंट पोजीशन एग्रीकल्चर की थी, उसके बाद जो बचा कुछ पार्ट था वो एग्रीकल्चर, वो इंडस्ट्रियल को पहुंच गया और सर्विस सेक्टर को पहुंच गया। यही सबसे बड़ा वीकर पॉइंट है। जानते हो क्यों? बिकॉज जितनी भी डेवलप कंट्री है, जैसे मैं 3 कंट्री उठा देता हूं। एक तो आपका यूएस हो गया, एक आपका सेकंड नंबर पे चाइना हो गया और थर्ड नंबर पे आपका रशिया हो गया, या जापान भी कह सकते हो। ये जितनी भी मैंने चारों कंट्रियों के नाम लिए, ये चारों कंट्री जानते हो क्या होता है? आप जानते हो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होता है ना। ये लोग फोकस ना प्राइमरी पे नहीं करते, मतलब एग्रीकल्चर पे नहीं करते, ये सेकेंडरी और टर्शियरी पर करते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल पे करते हैं और सर्विस सेक्टर पे करते हैं। क्योंकि इन्होंने अपना पूरा फोकस टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, मतलब सर्विस सेक्टर पे और किस पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे किया। इस वजह से आज इनकी इकोनॉमी का जो लेवल है, ये डेवलप्ड कंट्री है और आज भी हम क्या है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। क्यों? क्योंकि हम उन दिनों पर एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करते थे और आज भी हमारे ऊपर एग्रीकल्चर का फोकस है। एग्रीकल्चर पे फोकस करना गलत चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करना गलत चीज है। हर सेक्टर को इक्वली डिवाइड करो, फोकस करो कि कहां से ज्यादा पर कैपिटा इनकम जनरेट होती है, हम वो एक्टिविटी करें। बट हम इंडिया वाले क्या है, जो पुराने जमाने से चलते रहे उसी प्रथा को आगे कंटिन्यू करें, जिसका भुगतान आज हमें करना पड़ रहा है। अगर उन दिनों इंडस्ट्रीज सही पनप जाती हैं, ब्रिटिश सेक्टर ना आता तो आज हमारा जो लेवल होता ना वो वर्ल्ड वाइड मोनोपोली और सोने की चिड़िया होती, जिसके पर अब काट दिए गए हैं। ऐसा नहीं होता। तो चलिए पढ़ते हैं आज क्या है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर कर चुके, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और अब आ गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखिए
ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इट रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर। इसमें क्या होता है कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको ये डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द काम, कि मतलब कौन क्या व्यक्ति काम कर रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। हमारा प्रीडोमिनेंट पोजीशन हो गई थी एग्रीकल्चर के ऊपर, कि हमारा मतलब मेन फोकस है, अगर कोई बंदा नहीं पढ़ लिख कर जाएगा तो सीधा एग्रीकल्चर सेक्टर में लग जाएगा, और अगर पढ़ भी लिया तो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा दिया जाएगा। ठीक है? ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 2/3 ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। हाँ, इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, टोटल नहीं, जो वर्किंग पॉपुलेशन काम करना चाहते हैं, काम करने लायक है, उसका 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किस में एंगेज है? एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज है। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इज मच लेस देन इन एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम पूरे वर्ल्ड के ग्लोब की बात करें तो उसमें जितनी भी वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका अगर हम परसेंटेज निकालें तो एग्रीकल्चर सेक्टर कम निकलता है, टेरिशरी और सर्विस सेक्टर या कह लो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज्यादा निकलता है। बट इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में परसेंटेज क्या निकलता है? ज्यादा निकलता है। देख रहे हो वर्ल्ड वाइड से कितना हम अपोजिट थे। अगर आप डेटा भी देखोगे तो इंग्लैंड के अंदर 2%, यूएस के अंदर 2%, जापान के अंदर 12% और जर्मनी के अंदर 4% लोग ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, जबकि हमारे यहाँ मोर देन 75%। बाकी डेवलप्ड कंट्री का 2%, 12%, 4% और हमारे इंडिया का 75%। सोचो कितना बड़ा गैप है। ये लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान रहे हैं, पूरी वर्किंग पॉपुलेशन का 2%, 12%, 4% ये एंगेज है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन हमारी मोर देन 75% एग्रीकल्चर पे टूट रही है। जैसे एग्रीकल्चर से कितने सोने जवाहरात निकल रहे हैं, रियलिटी निकलते हैं बट इतने नहीं जितने इंडस्ट्रीज वगैरह में निकलते हैं। ठीक है? तो ये रीजन है कि ये देश आगे निकल गए और हमारा इंडिया बैकवर्ड आज भी है और आगे नहीं रहेगा। मुझे पता है आगे बहुत सुधार होंगे इसके अंदर। तो वही लिखा है, ये सारे पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। दिस एस्टैब्लिश्ड बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और ये वो रीजन है जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो बैकवर्ड होता चला गया। बैकवर्ड मतलब पिछड़ता चला गया। नाउ पॉइंट नंबर 2, रीजनल वेरिएशन। दोस्तों रीजनल वेरिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया है ना, कहने को इंडिया हमारा 30 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी का एक कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ भी वैरायटीज पाई जाती हैं। वैरायटीज का मतलब ये है कि कुछ जगहों पर ना एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है और कुछ जगहों पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता। जैसे अगर मैं स्टेट वाइज बात करूँ, हमारा हरियाणा हो गया, हमारा पंजाब हो गया, हमारा यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इन जगहों पर ना एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पर लोग फार्मिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं। लेकिन बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, वेस्ट बंगाल की, तमिलनाडु की, केरला की, कर्नाटका की, यहाँ पर ना जो खेती है वो थोड़ी कम की जाती है। वजह यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। मतलब कहने का है इंडिया, बट इंडिया के भी रीजन के हिसाब से ऑक्यूपेशन डिसाइडेड है। अगर बंदा हरियाणा का तो ज्यादातर वो खेती करता मिलेगा, आंध्र प्रदेश, केरला, वेस्ट बंगाल का है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा मिलेगा या सोने वगैरह का काम कर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये रीजन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से ऑक्यूपेशनल डिवाइडेड है इंडिया के अंदर। दैट इज कॉल्ड रीजनल वेरिएशन। क्या लिखा है? द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल विटनेस है अ डिक्लाइन इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क फोर्स ऑन द एग्रीकल्चर। ये वो हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं है। ये पूरा फोकस किसके ऊपर करते हैं? इंडस्ट्रीज के ऊपर करते हैं। लेकिन द स्टेट ऑफ ओडिशा, राजस्थान, पंजाब आर टोटली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और ये वो स्टेट है जो ज्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर इंगेज है। कहने का मतलब इंडिया के कुछ पार्ट में एग्रीकल्चर दबा के हो रहा है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इंडस्ट्रीज पे बढ़ावा दिया रहा है। दैट इज कॉल्ड रीजनल वेरिएशन। ऐसा नहीं होना चाहिए हर स्टेट का ना बिल्कुल इक्वल डिवीजन हो चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से भी जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो बैकवर्ड होता चला गया। पॉइंट नंबर 2 हो गया। आओ पॉइंट नंबर 3 पर। 3 कहता है इंडस्ट्रीज एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है? जैसा कि प्राइमरी मतलब जिसमें एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी जिसमें इंडस्ट्रीज होती है, टेरिशरी जिसमें सर्विस सेक्टर्स आती है। हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया, कभी भी सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर पे फोकस नहीं किया। लेकिन जितनी भी वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी है, जो अच्छी इकोनॉमी है, उन सभी ने सेकेंडरी और टेरिशरी पे फोकस किया। इस वजह से आज वो डेवलप्ड इकोनॉमी है और हम आज भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो देखो भाई लिखा हुआ है, ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस बियरली 9% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन माइनिंग एक्सेट्रा। 75% से ज्यादा तो एग्रीकल्चर में लगाए और 9% किस में लगाए? इंडस्ट्री सेक्टर में लगाए। लेकिन जब हम बाकी कंट्री में कंपैरिजन करते हैं, यूएस में वर्किंग पॉपुलेशन का 32%, इंग्लैंड में वर्किंग पॉपुलेशन का 42%, जापान में वर्किंग पॉपुलेशन का 39% जो आदमी है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंगेज है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और हमारी कितनी? 9%।
यहीं से आपको मेजर गैप नजर आ जाएगा कि हमारे लिए हम 9% ही इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, बाकी कंट्री सारी देखो इंडस्ट्रीज में लगी, मेजर पोर्शन जो है उनका इंडस्ट्री में लगा हुआ है। इस वजह से वो सारी इंडस्ट्रीज आज हमारे यहाँ पर क्या है, कोई भी प्रोडक्ट उठाओ मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड रशिया ले लो, DSLR लो, कोई भी प्रोजेक्टर लो, ये सारे रशिया से बन के आते हैं, थाईलैंड से बनकर आते हैं। इंडिया से क्यों नहीं बनते? क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर ही बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा ही नहीं दिया जा रहा। अब तो चलो कोरोना वायरस आ गया, इस वजह से हमने चाइना से कई सारा इंपोर्ट बंद कर दिया, लेकिन पहले तो भर भर के चाइना का इंपोर्ट आता था। समझ रहा है? क्या समझ आया कि इंडिया में इंडस्ट्रीज का डिपेंडेंसी कम थी और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, जबकि जितनी भी अच्छी कंट्री है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छी थी बट एग्रीकल्चर में वीक थी। ठीक है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में ना प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, देखो हर सेक्टर को ना ग्रोथ इक्वल होनी चाहिए। अनइक्वल बैलेंस होगा अगर मान लो हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी पर फोकस करेंगे तो दिक्कत है, सेकेंडरी पे फोकस करेंगे सिर्फ तो दिक्कत है, टर्शियरी पे करेंगे, सर्विस सेक्टर पे करेंगे तो दिक्कत है। हर चीज़ को ना इक्वली बैलेंस करना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया के अंदर क्या है, लेबर अबंडेंट कंट्री है, लेबर आपको आसानी से मिल जाती है, तो हमें ना सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करना चाहिए और सर्विस सेक्टर पे भी करना चाहिए। बट पूरा फोकस एग्रीकल्चर पे लगा दिया, नो नो, ऐसा मत करो। हर चीज़ का ना एक ज़रूरत और एक टाइम होता है, उस तरीके से काम करना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है, ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस। ग्रोथ तब होती है जब हर चीज़ का बड़ा बैलेंस होता है, व्हेन ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के हर सेक्टर को इक्वली अगर हम डिवाइड करेंगे तब जाके काम बनेगा। हाउएवर इन केस ऑफ इंडिया, लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर वर देयर इन्फेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ। आज भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। लेकिन सच बताऊं, सन 1947 से आज 2021-22 के अंदर हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत बूस्टअप हुआ है। अमेरिका, लंदन में चलने वाली मेट्रो जिसे ट्यूब बोलते हैं, वो इंडिया के हरियाणा गुड़गांव से मैनेज की जाती है पूरी की पूरी। मल्टीनेशनल कंपनीज में हमारे यहाँ बच्चे रात रात भर जग के कॉलिंग करके वहाँ पर इंटीमेट करते हैं कि भैया तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें करते बैठे। आज की डेट में ना इंडिया बहुत आगे, सच बताओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ये तो हम इंडिपेंडेंस के टाइम पर का पढ़ रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि अगर आज मैं बात करूँ तो आज ये सारे पॉइंट मैं रब कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? क्योंकि आज की डेट में कथा पलट चुकी है बिल्कुल। ठीक है, चलो हमें तो इंडिपेंडेंस का पढ़ना है, ज़्यादा मैं फोकस उस पर नहीं करूँगा। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी एट द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस वाज लॉपसाइडेड एंड देयरफॉर बैकवर्डनेस। ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, जो इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ऑल रीजंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें समझ आइए। सो गाइज, जिस तरह से आप देख रहे हो ना कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक इसी तरीके से बड़े ही डिटेल में हम क्लास 11th और क्लास 12 की अकाउंटेंसी भी पढ़ाते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसको आप डाउनलोड करके स्टोर के ऑप्शन पे आके बड़ी नॉमिनल फीस पर आप सारी की सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। और दोस्तों एक बात बोलूँ, मेरी हर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करो। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी एडिशनल डिटेल्स होती है जो आपको भी नहीं पता होती है। एक बार देखोगे आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी, हर चीज मिल जाएगी जो आपको चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel. So guys, that's all about this video lecture series. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए पीस आउट।